हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम इकोलॉजी चैप्टर के अंतर्गत दो टॉपिक जो हैं वो कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम प्राकृतिक और कृत्रिम नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम देखेंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम के बारे में बताऊँगी, जैसे घास हुआ, मरुस्थल हुआ और वन पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको इकोसिस्टम बताऊंगी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? जैविक और अजैविक घटकों का आपस में रिलेशनशिप जो है वो इकोसिस्टम होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक यानी नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं तथा मनुष्य के द्वारा यह नहीं बनाए जा सकते हैं, ये प्रकृति में विद्यमान होते हैं। जो पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जाते वो होते हैं आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जैसे जलीय, मरुस्थलीय, चारागाह और वन पारिस्थितिक तंत्र। ये सब होते हैं प्राकृतिक, जो कि मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होते, ये पहले से ही प्रकृति में प्रेजेंट होते हैं। जैसे तालाब, जो तालाब है वो पहले से ही प्रेजेंट होता है। मरुस्थल, चारागाह, वन, फॉरेस्ट, आपने जंगल देखे ही होंगे, ये पहले से ही जो प्रकृति में है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है जलीय, जिसे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहते हैं, और दूसरा है स्थलीय, जिसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, जलीय जो होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं। पहला है स्वच्छ जलीय, जिसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, और दूसरा है समुद्री यानी मैराइन इकोसिस्टम। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो दो टाइप का होता है। सबसे पहला जलीय और स्थलीय, और जो जलीय होता है वो भी टू टाइप का होता है। सबसे पहला है स्वच्छ जलीय और दूसरा है समुद्री यानी फ्रेश वाटर और मैराइन। फ्रेश वाटर के अंतर्गत मैंने आपको तालाब का पारिस्थितिक तंत्र बताया था अपनी पिछली वीडियो में, और एक और होता है जो कि है समुद्री यानी मैराइन इकोसिस्टम। तो देखिए, सबसे पहला है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत बहते हुए जल के पारिस्थितिक तंत्र जैसे नदी, झरने एवं रुके हुए जल के पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब और झील आते हैं। इट मीन्स गाइस, जो भी जल जो है वो बह रहे हैं, जैसे नदी का जल बह रहा है, झरने का, और रुके हुए जल जैसे तालाब का जल कहीं जाता नहीं है, तालाब में ही बने रहता है, उतने ही एरिया में बने रहता है, और झील का। ठीक है, तो जो जल बह रहे हैं और रुके हुए हैं उस टाइप के पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। इसके बाद है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। इसके अंतर्गत आता है सागर, महासागर जैसे पारिस्थितिक तंत्र। बड़े बड़े जो भी सागर, महासागर हैं उस टाइप के पारिस्थितिक आते हैं आपके। समुद्री नाम से स्पष्ट हो रहा है, सी यानी समुद्र, और इस टाइप के पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। तो ये हो गया आपका जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो कि आता है आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। पहला टाइप पढ़ा है हमने जलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, जिसे बोलते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। सबसे पहला है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, और तीसरा है वन के पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो जो वन का पारिस्थितिक तंत्र है यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ये प्रायः उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण वनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि जो वन पारिस्थितिक तंत्र है इसके अंतर्गत काफ़ी सारे जो वन है वो पाए जाते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत काफ़ी सारे सुंदर सुंदर डायग्राम है, जो कि मैं आपको कम्युनिटी में अपलोड कर देती हूँ। तो आप कम्युनिटी में जाकर वहाँ से देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये जो टॉपिक है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कम्युनिटी से जाकर आप इनका जो डायग्राम है वो देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत दो टाइप के पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। सबसे पहला है जलीय और दूसरा है स्थलीय। तो ये हुए आपके प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अब मैं आपको बताती हूँ कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम, जिसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं,
इस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण मानव द्वारा कृत्रिम रूप से किया जाता है। जो जलीय थे वो एज इट इज प्रेजेंट थे पृथ्वी में, उनका मानव के द्वारा कोई रोल नहीं था। लेकिन जो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो ये मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं यानी मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। ये मुख्यतः कृषि भूमि तथा जल जीवशाला के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके एग्रीकल्चरल लैंड हैं, एक्वेरियम है, ये सभी आते हैं आपके कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत, जो कि बनाते हैं मानव यानी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के पारिस्थितिक तंत्र को कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ये हुए आपके पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और वेरी इजी हैं। यदि आप इसका डायग्राम देखोगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको कम्युनिटी में अपलोड कर दिया है। इसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट पारिस्थितिक तंत्र, कुछ जलीय और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, सम एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, अधिकतर। तो सबसे पहले हम देखते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है। तो वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जैविक घटक। जैविक घटक जो होते हैं इसके अंतर्गत 3 प्रकार के घटक आते हैं। सबसे पहला है उत्पादक, जिसे प्रोड्यूसर कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, जिसे कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरा है अपघटक, जिसे डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इकोसिस्टम वाली में एक्सप्लेन कर दिया है, सो आप वहाँ से देख सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक क्या होते हैं। तो वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सबसे पहला है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक कौन कौन से पाए जाते हैं। तो देखिए, वनों में वृक्ष मुख्य रूप से उत्पादक का कार्य करते हैं। सभी प्रकार की हरी वनस्पतियां आती हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण कर भोजन का निर्माण करते हैं। वृक्षों में मुख्य रूप से टिक्टोना, साल तथा शीतोष्ण शंकुधारी वन में पाइनस, एबीस आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र के सभी प्रोड्यूसर, जिसमें मेन रूप से आपके सारी वनस्पतियां वगैरह जो हैं वो आती हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन निर्मित करती हैं। जैसे कि हुआ साल, शीतोष्ण शंकुधारी वन, पाइनस, एबीस, ये सभी। ठीक है, इसके बाद सेकंड है कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, जो कि अपना भोजन जो है वो स्वयं नहीं बनाते हैं। तो उपभोक्ता भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, जिसे प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में शाकाहारी जंतु जैसे टिड्डे, दीमक, गिलहरी, खरगोश, हिरण इत्यादि ये सभी आते हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत। देन सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता, इसमें मांसाहारी जंतु आते हैं जैसे सांप, छिपकली, लोमड़ी, पक्षी इत्यादि, जो कि सभी शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, या फिर कहा जाए तो उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर का भक्षण करते हैं। इसके बाद है टर्सरी उपभोक्ता यानी टर्सरी कंज्यूमर। इस श्रेणी में उच्चतम उपभोक्ता जैसे शेर, चीता, तेंदुआ इत्यादि आते हैं। तो ये हुए आपके वन पारिस्थितिक तंत्र के उपभोक्ता और उत्पादक। अब थर्ड नंबर पे आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी अपघटक। अनेक प्रकार के जीवाणु एवं कवक मिट्टी में रहकर पत्तियों एवं मृत प्राणियों के शरीर का अपघटन करते हैं। जीवाणुओं में वैसिलस, कवक में एस्परजिलस और अल्टरनेरिया इत्यादि प्रमुख हैं। तो ये क्या होते हैं डिकम्पोजर। जब भी आपके जो भी प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं तो उनके शरीर पर क्रिया करते हैं या उनके शरीर का अपघटन करते हैं। तो जीवाणुओं में आपको वैसिलस याद करना है और कवक में आपको एस्परजिलस और अल्टरनेरिया याद करना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत ये सभी आपके उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब सेकंड नंबर पे है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र या डेजर्ट इकोसिस्टम। ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो देखिए, मरुस्थलीय इकोसिस्टम की संरचना अन्य प्रकार के इकोसिस्टम से थोड़ी भिन्न होती है। इसका प्रमुख कारण ताप तथा जल जैसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। देखिए कैसे होते हैं। मरुस्थलीय जीवों की जाति उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां 10% से भी कम वर्षा होती है, यानी कि पानी की बहुत कमी होती है। और कुछ प्रमुख मरुस्थल जैसे अफ्रीका का सहारा हुआ, भारतवर्ष का मरुस्थल हुआ, ये सभी। तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र थोड़ा सा भिन्न इसलिए होता है क्योंकि मरुस्थलीय जीवों की जो जाति है वो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा भी बहुत कम होती है, टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। इसलिए इसके अंतर्गत आने वाले उत्पादक, उपभोक्ता जैसे कैक्टस हुआ,
ऊँट हुआ, ये सभी। तो ये थोड़े डिफ़िकल्ट कंडीशन में रहते हैं, इसलिए ये जो आपका मरुस्थलीय इकोसिस्टम है ये थोड़ा सा भिन्न होता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले उत्पादक देखिए, मरुस्थल में पौधों की पत्तियां मोटी होती है तथा जल संग्रह करके रखते हैं। इन्हें उत्पादक भी कहा जाता है, जैसे कैक्टस, झाड़ियां, निम्न कोटि के प्लांट में लाइकेन इत्यादि। तो इस टाइप के जो पौधे होते हैं ये जल को संग्रहित करके रखते हैं, जैसे कैक्टस हुआ, इनकी पत्तियां काफ़ी मोटी होती हैं। सो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं मरुस्थलीय वातावरण में, या कहा जाए तो मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद सेकेंड है उपभोक्ता। उपभोक्ता में प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीय आते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। मुख्यतः सरीसृप एवं कीट उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। कुछ पक्षी एवं ऊँट भी उपभोक्ता के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे है अपघटक। इनकी संख्या मरुस्थल में बहुत कम होती है। उच्च ताप पर जीवित रहने वाले कुछ जीवाणु एवं कवक पाए जाते हैं मरुस्थलीय वातावरण के अंतर्गत या मरुस्थलीय इकोसिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हुआ आपका मरुस्थलीय इकोसिस्टम या डेजर्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट पारिस्थितिक तंत्र। अब थर्ड नंबर पे आता है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, या फिर कहा जाए तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। यह एक प्रकार का स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है। इसमें भी जैविक और अजैविक घटक जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके अजैविक घटक बता देती हूँ, अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो मरुस्थलीय वातावरण के अंतर्गत अबायोटिक कंपोनेंट जो हैं वो सूर्य का प्रकाश, वायु, मिट्टी में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स तथा कुछ अजैविक घटक के रूप में घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो हैं वो घास के मैदान में अजैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद अब देखिए आप जैविक घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट। तो सबसे पहला है उत्पादक। घास के मैदान में उत्पादक के रूप में मुख्यतः साइनोडोन, सिटेरिया, डाइकेंथियम इत्यादि ये सभी प्रकार के पौधे, साथ ही साथ घास की भी विभिन्न प्रजातियां और झाड़ियां भी पाई जाती है, जो कि अजैविक घटक की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करती हैं। यानी ये जितने भी जो प्लांट्स होते हैं, या घास हो या झाड़ियाँ हो, ये सभी अजैविक घटकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंड है उपभोक्ता। इसके अंतर्गत परपोषी जीव आते हैं। परपोषी जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं गाय, भैंस, बकरी, चूहा। ये हुए आपके प्राथमिक उपभोक्ता। सेकेंडरी उपभोक्ता के अंतर्गत आता है मेढक, छिपकली, पक्षी, सांप, और टर्सरी उपभोक्ता के अंतर्गत आता है बाज, गिद्ध इत्यादि। ठीक है, तो ये आते हैं आपके घास के पारिस्थितिक तंत्र में। देन थर्ड नंबर पे है अपघटक। कुछ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज तथा कवक इत्यादि अपघटनकर्ता के रूप में मिट्टी में पाए जाते हैं, जो कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अपघटित करके साधारण पदार्थों में बदल देते हैं, ताकि वे उत्पादकों के द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज जो हैं वो घास के मैदान में अपघटक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, सो ये हुए आपके सभी कंप्लीट। सबसे पहले मैंने आपको बताया पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार या वर्गीकरण। ये जो आपका वर्गीकरण या प्रकार है, ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है। लेकिन जो 3 क्वेश्चन है बाकी के, वन, मरुस्थल और घास का पारितंत्र, ये आपके हमेशा 2 मार्क्स के क्वेश्चन में या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको छोटे छोटे बताएं। ठीक है, तो ये आपके चारों ही टॉपिक कवर हो चुके हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। इसके जो भी डायग्राम होंगे वो मैं आपको कम्युनिटी में अपलोड कर देती हूँ, सो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम से जो है वो टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। सो गाइस, कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।